जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए यूट्यूब पर एक ऐसी जीके जीएस की क्लास होने जा रही है जिस क्लास को पहले कभी यूट्यूब पर आपने साथियों नहीं देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के टॉपिक से साथियों सवाल आपसे बनते हैं एसएससी जीडी में, तो उन सभी टॉपिक को साथियों कंप्लीट करेंगे। आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से, जो कि सिर्फ 25 से 30 मिनट की होगी, इसमें कितना ढेर सारा कंटेंट मैं आपको देता हूं और कितना क्या चीज कैसे आपके मनोमस्तिष्क में ये सवाल फीड होते हैं साथियों, ये आप वीडियो के एंड में देखिएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, अब तक की सबसे बेस्ट क्लास साथियों ये है, तो इसलिए इस वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का जवाब साथियों आप लोग बता दीजिए। लिखा हुआ है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। या पूछा जाए दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के आपको ध्यान रखना है। एक तो ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उसके अलावा साथियों ये 3 सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राममोहन राय हैं। अगर आपसे पूछा जाए चिन्मय मिशन के संस्थापक कौन है, तो चिन्मयानंद सरस्वती जी हैं। उसके अलावा अगर प्रार्थना समाज के संस्थापक आपसे पूछा जाए, तो आत्मा राम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, ये अनुच्छेद 21 का ए अधिकार प्रदान करता है। साथियों कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये हमें शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है ना। यानी कि अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। अब अगर बात करें साथियों, देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको भी साथियों पता है, ठीक है ना। समानता का अधिकार है, आपसे पूछा जाएगा समानता का अधिकार का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता के अधिकार का जिक्र है। अगर स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र पूछ ले कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्ण कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार साथियों अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इससे संबंधित वर्ण 25 से 28 में किया गया है। और संस्कृति और शैक्षिक आधार इसका संबंध साथियों अनुच्छेद 29-30 में है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका जिक्र इसका वर्ण कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। 2 सवाल तो कहीं नहीं गए साथियों आपसे। देखिए आपको ध्यान रखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम से जुड़े थे, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों इनकी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक थे, यानी कि इनका नाम किससे जुड़ा है? शहनाई से जुड़ा है। लेकिन अगर आपसे इन सभी सवालों में से सवाल पूछ लिया जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, सितार वादक थे, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे, अमजद अली खान सरोद वादक थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों, क्योंकि सवाल आपका जो बनेगा वो 100% यहीं से बनेगा, क्योंकि मैंने साथियों कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ कवर कर दिया है आज की इस वीडियो में। पंडित राम नारायण की बात करते हैं, सारंगी वादक थे। उस्ताद असद अली खान ये साथियों रुद्र वीणा बजाते थे। और TH विनायक रम की अगर बात करें घातम बजाते थे। और राम नादवी राघवन ये मृदंगम वादक थे एक तरीके से, ठीक है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा झारखंड, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा जनगणना 2011 की संबंध से और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं? देखिए जरा, 2011 की जनगणना ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ठीक है ना। भारत में जनगणना जो शुरू हुई वो किसके काल में शुरू हुई? वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई पहली जनगणना, ठीक है ना। ये 1872 में शुरू हुई थी, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। यह 1881 में साथियों लागू की गई। अगर आपसे पूछे कि पहली नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, तो 1881 से शुरू हुई। 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसका नारा क्या था साथियों? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका नारा था। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि जट जटिन झिझियन नृत्य
ये किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? यह साथियों बिहार में किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें कि बिहार में जो लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उनको भी एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि झिझियन नृत्य कहाँ पर किया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया बिहार में। कजरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है तो बिहार में। सोहर खिलौना नृत्य कहाँ पर किया जाता है तो बिहार में। होली नृत्य बिहार में। झुमरी नृत्य बिहार में। लौंडा नाच साथियों बिहार में किया जाता है। यानी कि सभी नृत्य कहां पर किए जाते हैं? बिहार में किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट साथियों इसका ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया। और जो लोग साथियों चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि ये क्लास कैसी लगी। इस टाइप की क्लास साथियों कंटिन्यू रखना है। देखिए, दुनिया का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को, मैक्सिको को, भारत को, सर्बिया को। तो मैं कहूंगा दुनिया का कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। उसके अलावा आपसे देखिए कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए जूम कर दिया मैंने। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों नीला शहर किसे कहा जाता है तो जोधपुर को, और सन सिटी किसे कहा जाता है तो जोधपुर को। उसके अलावा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का डेनिस शहर भी अहमदाबाद को कहते हैं। बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है तो मुंबई को। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई एक तरीके से है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी साथियों मुंबई को कहा जाता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद और जो चीजें साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं उनको भी आप लोग जरूर देख लेंगे। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मुंबई हो गया। अब अगर बेंगलुरु की बात करें कि बेंगलुरु को किस किस नाम से जाना जाता है तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं बेंगलुरु को। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का विज्ञान नगर बेंगलुरु को कहते हैं और भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। आगरा की अगर बात करें साथियों प्यार का शहर कहलाया जाता है आगरा, और ताज का शहर कहलाया जाता है आगरा। तो ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित, ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो अगर बात करें क्या पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो आप लोग ध्यान रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 61 था और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था। उसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 तक था। और अगर आपसे पूछे कि किस योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। साथियों ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है तो देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। चलिए भाई साथियों, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए। और अगर बात करते हैं यहाँ पर तो बुइया आप लोग ध्यान रखें, क्या जो बुइया नृत्य है ना ये कहाँ पर किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें कि कथकली के कौन कौन से नृत्य साथियों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथकली कहाँ का है? केरल का। उसके अलावा साथियों ओट्टम थुलाल कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम, उसके अलावा कैकोटिकली ये कहाँ का है? केरल का है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कचुपुड़ी, और साथियों भामा कल्पम भी आपसे पूछा जाता है। असम की बात करते हैं साथियों तो बिहू नृत्य, बिछुआ नृत्य, नट पूजा नृत्य, महारास नृत्य, ये कहाँ के हैं साथियों? ये सभी के सभी आपके कहाँ के हैं? ये सभी के सभी साथियों आपके असम के हैं। साथियों अगर आपको ये डिक्टो ऐसी पीडीएफ चाहिए हो राइट आंसर के साथ तो डिस्क्रिप्शन में साथियों आपका जो है ना वो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, उसको ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को देखिए क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं वो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो अगर बात करते हैं सी के नायडू ट्रॉफी की तो आपको भी यहां पर ध्यान रखना है साथियों कि किससे संबंधित है। ये साथियों क्रिकेट से संबंधित है। इस टॉपिक से सवाल आपसे पूछा जाता है कि भाई फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी बताइए, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे पूछा जाएगा कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से।
अगर बोल पूछा जाए साथियों जूल्स रिमोट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से, और इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है तो फुटबॉल से। उसके अलावा कलिंग कप और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के खेल में ही दी जाती है। उसके अलावा देवधर ट्रॉफी हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई, ये क्रिकेट के खेल में दी जाती है। उसके अलावा गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी और जिलेट कप साथियों क्रिकेट के खेल में दी जाती है। आईसीसी विश्व कप, आईपीएल, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप ये क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। तो इतनी जानकारी भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था मुझे बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, मैं कहूंगा साथियों 1971 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था तो 1971 तक था। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 26 मार्च को मनाया जाता है। कब? 26 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा 1947 से 1971 तक बांग्लादेश ये पूर्वी पाकिस्तान का, यानी कि इसको एक तरीके से ये पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहते थे 1971 से पहले, लेकिन इस फिर पूर्वी पाकिस्तान ये बांग्लादेश बन गया। उसके अलावा अगर बात करें 3 दिसंबर 1971 को भारत युद्ध में शामिल हुआ जब पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वव्यापी हवाई हमले किए थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि हरित क्रांति में शामिल नहीं था। तो हरित क्रांति में साथियों क्या शामिल नहीं था, क्या क्या शामिल था ये सबसे पहले देख लीजिए। सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग करना शामिल था, बिल्कुल। सड़कों का उन्नयन करना, भाई गाँव की सड़कों का संबंध कैसे हो जाएगा हरित क्रांति से। कृषि में उन्नत तकनीकों का उपयोग करना यह भी हरित क्रांति में शामिल था। और बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में ये भी हरित क्रांति में शामिल थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें, हरित क्रांति को कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। ये सभी जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करंट अफेयर का कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया। तो ये साथियों किस स्टेडियम में खेला गया? चेन्नई के स्टेडियम जिसका नाम था चेपॉक स्टेडियम, यहां पर खेला गया था। और उसके अलावा अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, देखिए कि आईपीएल 2024 में जो चैंपियनशिप रही है वो कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर ने आईपीएल 2024 T20 में चैंपियनशिप जीती है। बिल्कुल, यह जीत केकेआर का तीसरा आईपीएल का खिताब है। इससे पहले उसने 2012 में जीती थी केकेआर ने, फिर 2014 में जीता, फिर 2024 में जीत हासिल की। सुनील नारायण को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला और सुनील नारायण आईपीएल 2024 सीजन में केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। तो ये साथियों आईपीएल 2024 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये तो साथियों ड्रम बजाते हैं, ठीक है ना। तो ये शिवमणि की अगर बात करें ड्रम से संबंधित हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों संतूर वादक कौन कौन है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत आपसे पूछे जाते हैं, तो ये संतूर कैसे संबंधित है। सरोद वादक की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, बुधादित्य मुखर्जी ये सितार वादक हैं। और सुरबहार की अगर बात करें तो अन्नपूर्णा देवी और सज्जाद हुसैन ये सुरबहार से संबंधित हैं। वीणा से संबंधित साथियों असद अली खान है, जिया मोयुद्दीन खान है। तो ये साथियों जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बताइए। तो ये तो 6 वर्ष का होता है। क्या साथियों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है संविधान का जो अनुच्छेद 80 है ये किसके बारे में बताता है? राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है साथियों अनुच्छेद 80। उसके अलावा अगर बात करें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो साथियों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्यों 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है
कि कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। पहली आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें पहली महिला लग जाए वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछे तो रमा देवी का नाम आपको बताना है। जो रमा देवी थी ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, पढ़ चुके हैं। इनके अलावा वो कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी, यानी कि रमा देवी जो थी ना ये कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। और मीरा कुमार ये 2009 से 2014 तक भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो मीरा कुमार का नाम आपको बताना है। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है, एग्जाम में साथियों बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात साथियों किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है साथियों, नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगर बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की तो ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा साथियों ये है। नर्मदा नदी की अगर बात करें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी की अगर बात करें साथियों मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को ही कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर नर्मदा नदी का उद्गम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होता है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पीटी उषा की आत्मकथा क्या है। ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है साथियों, गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा का नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके अलावा भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर की। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा का नाम है, तो कपिल देव की। सनी डोज क्या साथियों, सनी डेज किसकी आत्मकथा का नाम है, तो सुनील गावस्कर की। और अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा का नाम है, तो मैरी कॉम की। उसके अलावा साथियों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। इतने सारे आत्मकथाओं के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है साथियों लाई चिंगते। क्या लाई चिंगते इनका नाम है, और लाई चिंगते जी को ही ताइवान का राष्ट्रपति बनाया गया है। ताइवान की राजधानी का नाम क्या है, तो ताइपे शहर। ताइवान की मुद्रा क्या है, तो नया ताइवान डॉलर। ये सब जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य साथियों असम का है, मुझे बताइए। तो असम में इसमें से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, फटाफट साथियों आप लोग यहां पर मुझे बताएंगे। तो बिहू की अगर बात करते हैं तो ये असम का एक लोक नृत्य है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों देखिए एक यहां पर अगर बात करें एक एक नृत्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बुइया नृत्य किया जाता है, मेघालय में नोंगकराम नृत्य किया जाता है, त्रिपुरा की बात करें तो हौजगिरी नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से संगीतकार और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है, बताइए। तो अब गलत जोड़ी साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई से संबंधित हैं, शहनाई बजाते हैं। पंडित राम नारायण ये सरोद वादक नहीं है, सरोद नहीं बजाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, ये सारंगी बजाते हैं। क्या ये सारंगी बजाते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों ये वाली जोड़ी गलत है, गलत है तो यही आपका राइट आंसर। उसके अलावा राजम की बात करें तो वायलिन से संबंधित हैं और पंडित रविशंकर ये सितार से संबंधित हैं। लेकिन जहां जहां से जो सवाल आपसे पूछा जाता है एक बार उनको भी आप लोग साथियों जरूर देख लीजिए। यहां पर आपसे पूछा जाएगा सर, आपसे पूछा जाएगा साथियों देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, बता चुका हूं, जितनी बार बार पढ़ेंगे उतना रिवाइज होगा। भजन सोपोरी संतूर वादक हैं। सरोद वादक की अगर बात करें तो अमजद अली खान, क्षण रानी, रान अली, अकबर खान और बुद्धदेव दासगुप्ता ये सभी साथियों सरोद वादक हैं। सितार से संबंधित कौन कौन है? पंडित रविशंकर हैं, अनुष्का शर्मा हैं, मुश्ताक अली खान हैं, उस्ताद विलायत खान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सारंगी की बात करते हैं तो शकूर खान है, पंडित राम नारायण हैं, उस्ताद बिंदा खान है, ये सब सारंगी से संबंधित हैं। वीणा से संबंधित जिया मोहिउद्दीन डांगर, ईमानी शंकर शास्त्री, ये सब साथियों वीणा से संबंधित हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो किसमें साथियों राज्य की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक साथियों कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट
एक तरीके से साथियों अनुच्छेद बनते उनको भी आप लोग यहाँ पर जरूर देख लीजिए कौन कौन से वो अनुच्छेद है। देखिए जरा, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 153 में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये किस में बात कही गई? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्यालय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 155 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 156 की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। इतने अनुच्छेद भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा लाल ग्रह तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से। उसके बाद अगर बात करें साथियों, देखिए सवाल आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। बिल्कुल, मंगल ग्रह को लाल रंग के लाल ग्रह यानी कि लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और मंगल के दो चंद्रमा है, क्या दो चंद्रमा है? एक तो फोबोस है और दूसरा साथियों डिमोस है। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद साथियों थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग यहां पर भी देख लेंगे जो मैं आपको साथियों बताने जा रहा हूं। देखिए शुक्र ग्रह की बात करें, क्योंकि शुक्र से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल। देखिए शुक्र आकार में पृथ्वी का जुड़वा है, ठीक है ना, इसलिए इसको पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहते हैं। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आकार और द्रव्यमान की लगभग समानता की वजह से इसे कभी कभी बहन के यानी कि पृथ्वी के लिए पृथ्वी के बहन के रूप में भी जाना जाता है। और शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा कहते हैं। और ये सूर्य के से दूसरा ग्रह है साथियों, सूर्य से दूसरा ग्रह है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाअभियोग लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों? क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है? बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 61 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाअभियोग लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों अनुच्छेद है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपसे वहां से सवाल साथियों बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें अनुच्छेद 52 में क्या जिक्र किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में लिखा है। अनुच्छेद 78 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि, यानी कि हर बात प्रधानमंत्री हर बात साथियों राष्ट्रपति को बताएंगे, यानी कि राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। कौन? प्रधानमंत्री। ये बात किसमें लिखी है? अनुच्छेद 78 में लिखी हुई है। चलिए भाई उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? बताइए। तो इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करें, इंडियन एसोसिएशन का साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए। देखिए आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? इंडियन एसोसिएशन का 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। यह 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के दौरान था। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और उसके अलावा ध्यान रखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। उसके अलावा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, ये भी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, मुझे बताइए। तो अगर कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये पर्वत साथियों भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। माउंट एवरेस्ट की साथियों ऊंचाई 8848.86 मीटर है। इस पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इसे सागर माता भी कहा जाता है।
ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और इसे सागर माता कहा जाता है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1956 से लेकर 1961 ये दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य, ठीक है ना, ध्यान जो था किस पर था, देश के औद्योगिक विकास पर था। पीसी महालनोबिस जिन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है, बताइए। तो यहां पर बाली तृतीय त्योहार की अगर बात करते हैं, बाली तृतीय त्योहार साथियों ओडिशा में मनाया जाता है। उसके अलावा नागालैंड के त्योहार और अरुणाचल प्रदेश के त्योहार बहुत पूछे जाते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। मुआसू महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। सेकेरनी महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलंगू उत्सव या सोलंगू त्योहार अरुणाचल प्रदेश में और त्योहार साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है साथियों, फटाफट आप लोग बताइए। अब यहां पर अगर बात करें किसकी बात चल रही है, तो लक्षद्वीप की बात चल रही है, यानी कि लक्षद्वीप ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर अगर बात करें साथियों कौन कौन से, देखिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूं साथियों ताकि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पर दिख सके। चलिए, याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गुजरात के कच्छ की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला है और भारत का सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का माहे है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 200 रुपए के नोट पर किसका रूपांकन छपा होता है, मुझे बताएं। यानी कि 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का सातों चित्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप, 500 रुपए के नोट पर भारतीय ध्वज के साथ लाल किले की तस्वीर, 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं धावन सोडे की यहां पर, तो इसका एक तरीके से साथियों सोडियम कार्बोनेट है। क्या धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है साथियों, सोडियम कार्बोनेट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसको थोड़ा सा पहले जूम कर देता हूं, देखिए हाँ भाई, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि दिल्ली में लाल किले में, क्या दिल्ली के जो लाल किले में साथियों मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। किसने साथियों, औरंगजेब। यानी कि दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। अब यहां पर आप लोग देख लेंगे साथियों, क्या साथियों, अब यहां पर आप लोग देख लेंगे जो कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज साथियों यहां पर बतलाने जा रहा हूं। चलिए देखिए भाई, अगर यहां पर अगर बात करें साथियों अकबर की अगर बात करें, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया, कहां पर, आगरा में। अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। ये एक एक सिंगल सवाल पूछा जाता है यहां पर साथियों का, तकरीबन 15 से 20 सवाल आपके बनते हैं, ठीक है ना। अकबर ने बुलंद दरवाजे वाली जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में। उसके अलावा अगर बात करें बैगमा बेगम, ठीक है ना, हज्जी बेगम भी कहते हैं, हुमायूं का मकबरा साथियों इन्होंने बनवाया, कहां पर, ठीक है ना, दिल्ली में बनवाया, ठीक है। चलिए भाई, उसके अलावा जहांगीर की अगर बात करें, जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया श्रीनगर में, अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया आगरा में। उसके बाद यहां पर साथियों देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें साथियों आपके लिए तैयार की गई। देखिए कंटेंट की अगर बात करें, कंटेंट की टक्कर कोई नहीं ले सकता, यानी कि ऐसा आपको पढ़ाया जा रहा है कि जैसा आपको एक ही चैनल पढ़ा सकता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम साथियों टारगेट सिलेक्शन है। एक तो एग्जाम फतेह चैनल और साथियों एक अपना टारगेट सिलेक्शन। कंटेंट बहुत शानदार आपको यहां पर दिया जाए, यानी कि ऐसा कंटेंट कि महज चंद दिनों तक पढ़कर अगर आप एग्जाम हॉल में चले जाएं तो सिलेक्शन आपका साथियों तय है। सिलेक्शन भी अगर टारगेट सिलेक्शन भी साथियों अपना ही चैनल है। चलिए
अब अगर बात करते हैं यहाँ पर एक बचा है साथियों, कौन है? शाहजहां बचे हैं, बहुत पूछा जाता है। लाल किले का निर्माण दिल्ली में शाहजहां ने करवाया। लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां ने निर्माण करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने आगरा में करवाया। ताजमहल का निर्माण आगरा में शाहजहां ने करवाया। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? अब देखिए प्राचीन नाम होते थे नदियों के, प्राचीन नाम, तो ऋग्वैदिक नाम आ जाए या प्राचीन नाम आ जाए। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था साथियों? अस्किनी नदी था। उसके अलावा कुछ और भी आप लोग देख लेंगे। अस्किनी का अभी नाम क्या है? चिनाब नदी। या पूछा जाए सिंधु का प्राचीन नाम क्या था? तो सिंधु नदी था। रावी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो परशुनी नदी था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। साथियों इतने सवाल आप लोगों ने यहां पर देखे, तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें साथियों, देखिए एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। किसका लिंक? मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, फ्री प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहां पर आपको एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी कुछ पिछले कुछ दिनों की सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी। उन सभी वीडियोस को अगर आप एक एक करके देख लेते हैं, मेरा मानना है कि एग्जाम आपका साथियों बहुत आसानी से क्रैक हो जाए, क्योंकि वहां पर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, चाहे वो मैथ का कॉन्सेप्ट हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का कोई सवाल हो, चाहे जीएस का कोई सवाल हो। तो इस प्लेलिस्ट को साथियों जरूर वॉच कीजिएगा। और आइंदा यानी कि अब आपके लिए कोई भी वीडियो आए जीडी की, ठीक है ना, तो उन सभी वीडियोस को आप लोग देखा करिए। आपका एग्जाम के लिए साथियों कुछ नहीं छोड़ूंगा, पूरी तैयारी आपको करवा डालूंगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।